नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये मैथिली श्रवण के बारे में सब चीज़ अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मैथिली श्रवण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में और मृत्यु 1964 ईस्वी में। 86 और 64 याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में हुआ था। तो चीरगांव झांसी में इनका मूल नाम मिथिलाधीप नंदिनी शरण है और इनका उपनाम मधुप है। उसके बाद से हम लोग आगे चल रहे हैं। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुरु और माता का नाम काशीबाई है और इनका अन्य नाम लाला मदन मोहन। इनका अन्य नाम क्या हो जाएगा? इनका अन्य नाम लाला मोहन मदन और भारतीय और सौरण और लता और नित्यानंद है, ठीक है ना। और इनका मृत्यु क्या हो जाएगा? 1964 ईस्वी से हो जाएगा। उसके बाद से गुप्ता जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि कहा है। तो मैथिली श्रवण गुप्त ने अपने आप को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि कहा है, याद रखिएगा। मैथिली श्रवण गुप्त के गुरु ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो पूछेगा कि इनके गुरु कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे 1903 से 20 ईस्वी तक। और उसके बाद से कह रहा है कि और उन्होंने लिखा भी है कि करते तुलसी भी कैसे मानस का नाद, ये महावीर का यद्य उन्हें मिलता नहीं आशीर्वाद। तो ये क्या हो जाएगा? अगर महावीर का, हनुमान जी का या रघुवीर जी का, माने कि हनुमान जी का अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तो वो कैसे कर पाते तुलसी जी मानस का पाठ रखते। ये मैथिली श्रवण गुप्त का पंक्ति है, महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से कह रहा है कि मैथिली श्रवण गुप्त के काव्य ग्रंथों की संख्या ये कितना माना जाता है? तो 40 के आसपास माना जाता है। तो गुप्ता जी ने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य, जैसे 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य। ये सकेत में पूछ लेता है कि कितना सर्ग है। तो सकेत में कितना सर्ग है? तो ये 12 सर्ग है। सकेत में कितना सर्ग है? तो ये 12 सर्ग है। और जय भारत, ये भी इनके महाकाव्य है। सकेत और जय भारत इनकी क्या है? ये काव्य। और सकेत के अनुकरण पर बलदेव प्रसाद मिश्र ने सकेत संत नामक ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर सकेत के अनुकरण कौन रहे कि सकेत के अनुकरण पर बलदेव प्रसाद मिश्र ने सकेत संत ग्रंथ की रचना की। गणपति चंद्र गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। तो गणपति चंद्र गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, याद रखिएगा। गणपति चंद्र गुप्त ने उन्हें गुप्ता जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा है। किसने कहा है? तो गणपति को भी। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण को। गुप्ता जी की आरंभिक रचनाएं वैश्योस्य परक पत्रिका में छपती थी। तो पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की पत्रिका किस में छपती थी? तो वैश्योस्य परक पत्रिका में छपती थी। गुप्ता जी प्रारंभ में रसिक केंद्र के नाम से और ब्रज भाषा में लिखते थे। गुप्ता जी ने ये इसी नाम से कविताएं लिखकर सरस्वती पत्रिका में क्या करते थे? थोड़ा एक बार और पढ़ो इसको, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि गुप्ता जी प्रारंभिक रचनाएं विशेषोपरक पत्रिका में छपी थी। गुप्ता जी ने प्रारंभ में रसिक केंद्र के नाम से ब्रज भाषा में लिखते थे और गुप्ता जी ने इसी नाम से कविताएं लिखकर सरस्वती पत्रिका में रसिक केंद्र पत्रिका के लिए भेजी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहकर आपस लौटा दी कि अब रसिक केंद्र बनाने का जमाना लग गया। और गुप्ता जी कह रहा है, गुप्ता जी का पहला काव्य संग्रह राज्य पुती आन और वान की कथा का काव्य रंग भंग है, जो 1909 में प्रकाशित हुआ था।
तो ये गुप्ता जी का देखिए ये रंग में भंग, ये मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह राजपूतियान वान की कथा का संग्रह रंग में भंग जो 1909 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद से कह रहा है कि गुप्ता जी की राष्ट्र प्रेम की रचना भारत भारती सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। तो ये जो गुप्ता जी के भारत भारती थी न वो सर्वाधिक प्रिय हुई थी। इन्हीं रचना के कारण गुप्ता जी को जेल भी जाना पड़ा था और इन्हें तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। तो समझिएगा तत्कालीन गुप्ता जी को कौन सी रचना है मैथिली शरण गुप्त की जिनको सरकार ने क्या कहा था प्रतिबंधित कर दिया गया और उनको जेल में भी जाना पड़ा। तो मैं भारत भारती वाला हो जाएगा। अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में भारत भारती का अर्थ होता है जाना न हिंदुस्तान समझ गया था। कह रहा है कि अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में भारत भारती का अर्थ जाना न हिंदुस्तान, तो जाना न हिंदुस्तान ये समझ गया था, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि इसी रचना के आधार पर काशी में महात्मा गांधी ने उनको 1936 में राष्ट्र कवि को उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि को। तो ये पूछ लेता है कि राष्ट्र कवि को उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दिया था। तो भारत भारती की रचना पर ये महात्मा गांधी ने दिए थे 1936 में राष्ट्र कवि की, ठीक है ना। तो और उसके बाद महादेवी वर्मा ने इन्हें दादा कहती थी और महादेवी वर्मा इनको क्या कहती थी तो दादा। उसके बाद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्तचर जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है और कह रहा है ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक युग का तुलसी कहा है, ठीक है ना। और उसके बाद से हम लोग चल जाएंगे। कह रहा है कि गुप्त जी की सकेत महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कृत मिला है। ये गुप्त जी की एक काव्य है सकेत जिसमें 12 सर्ग है, ठीक है ना। और इनको मंगला प्रसाद पुरस्कृत दिया गया है। सकेत के प्रारंभ में गणेश और सरस्वती की वंदना हम लोग को देखने को मिलता है। और उसके बाद से कह रहा है कि सकेत काव्य के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा महाकाव्य है। और सकेत यहाँ पर देखिए सकेत काव्य को रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस के बाद सकेत को क्या माना जाता है दूसरा महाकाव्य माना जाता है। और डॉक्टर नगेंद्र ने सकेत को जनवादी काव्य कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने सकेत को जनवादी सकेत महाकाव्य अपने पिता जी को समर्पित किया। सकेत महाकाव्य अपने पिताजी को समर्पित किया। और उसके बाद से गुप्ता जी का प्रिय छंद हरिगीतिका। गुप्ता जी को प्रिय छंद कौन सा है तो गुप्ता जी का प्रिय छंद ये हरिगीतिका है। और विलोम और चंद्रहास ये इसके नाटक हैं। तो ये विलोम और चंद्रहास इनके नाटक है। पूछेगा कि इनके नाटक का क्या नाम है तो विलोम इनके नाटक है और चंद्रहास कह रहे हैं चंद्रदास इनके नाटक है। और यहाँ पर विष्णु प्रिया काव्य में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया व उनकी माता सांची के त्याग का तप का वर्णन है। और कह रहा है कि वो सोधरा नामक चंपू काव्य अपने छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त जी के अनुरोध पर लिखा गया है। ये देखिए ये यशोधरा उन्हीं के यशोधरा नामक चंपू काव्य अपने छोटे भाई सिया राम शरण उनके छोटे भाई का क्या नाम है उनके छोटे भाई का नाम सिया राम शरण गुप्त जी के अनुरोध पर लिखा गया है यशोधरा नामक चंपू काव्य। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी नामक कविता लिखी है। और मैथिली शरण गुप्त ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी पर जैनी नामक कविता लिखी है। और उसके बाद कह रहा है रंग में भंग नामक
उपन्यास के लेखक बाबू बाबू जयराम दास गुप्त जी हैं। ये बाबू जयराम दास गुप्त जी है जो कि एक जैसी और यारी उपन्यास थे। कुछ इनको महत्वपूर्ण रचनाएं और काव्य हम लोग देखेंगे हेमंत का प्रकाशन कब हुआ था ये? तो हेमंत का प्रकाशन 1905 ईस्वी में प्रथम कविता जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो हेमंत उनकी प्रथम कविता है। जैसे कहने का मतलब है कि मैथिली शरणगुप्त की पहली रचना कौन सी है? तो हेमंत है जो 1905 ईस्वी में ये संपादित हुआ था। उस समय उसके संस्थापक ये कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और ये अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरणगुप्त गुरु मानते हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी में राजपूती आन का वर्ण प्रथम काव्य संग्रह है। तो राजपूती आन का वर्ण प्रथम काव्य संग्रह है। उसके बाद से जयद्रथवध और जयद्रथवध किसे संबंधित हो जाएगा? तो जयद्रथवध 1910 ईस्वी में महाभारत आख्यान पर आधारित है। ये किससे संबंधित है? महाभारत आख्यान पर आधारित है, ठीक है ना। तो जयद्रथवध 1910 ईस्वी से संबंधित है। और कह रहा है कि भारत भारती 1912 ईस्वी में इसी रचना से राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो भारत भारती किसे संबंधित हो जाएगा? ये भारत भारती 1912 ईस्वी में इसी रचना से राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ये पूछ सकता है इसका डेट कि भारत भारती कब लिखा गया था? 1912 ईस्वी में, ठीक है ना। और जयद्रथवध जो महाभारत आख्यान पर आधारित 1910 ईस्वी में लिखा गया था। और उनको राष्ट्र कवि की उपाधि इसी किसने दिया था? तो महात्मा गांधी दिए थे। और इसी काव्य की रचना पर उनको दिया गया था राष्ट्र कवि की उपाधि। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसान एक उनकी रचना का नाम है जो 1900 कब हो जाएगा? तो 1917 ईस्वी में। शकुंतला को हम लोग देखेंगे। शकुंतला को कब लिखा गया था? तो शकुंतला को 1923 ईस्वी में महाभारत प्रसंग पर आधारित है। शकुंतला को 1923 ईस्वी में महाभारत संघ पर आधारित है। पंचवटी 1925 ईस्वी में लक्षणा के चरित्र का वर्णन है, ठीक है ना। शकुंतला 1900 क्या हो जाएगा? 1923 ईस्वी में महाभारत पर आधारित है शकुंतला। और पंचवटी 1900 क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी में लक्षणा के चरित्र का वर्णन है। और अनक 1925 से संबंधित हो जाएगा। और गीतिक नाटक से संबंधित है। हिंदू ये 1927 से संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि त्रिपाथका 1900 क्या हो जाएगा? त्रिपाथका 1928 से संबंधित है। त्रिपथका 1900 क्या हो जाएगा? त्रिपाथका 1928 से संबंधित है। शक्ति 1928 से। तो त्रिपाथका 1928 और शक्ति 1928। और उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे। यहाँ पर देखो गुरुकुल 1929 में लिखा गया। और कह रहा है कि विकट भट्ट 1929 में जोधपुर के एक परिवार की 3 पीढ़ियों तक वचन निभाने की कथा है। झंकार 1929 में, सकेत 1931 में, महाकाव्य 12 सर्ग और हिंदी का दूसरा बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और 1900 ये सकेत पूछ सकता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1931 में हुआ है। और ये इसमें 12 सर्ग है, ठीक नहीं। इसको समय भी कहा जाता है कि कितना समय हो जाएगा ये सर्ग। तो इसमें 12 सर्ग है और हिंदी का दूसरा बड़ा महाकाव्य माना जाता है। यशोधरा किससे संबंधित है? यशोधरा 1933 ईस्वी से संबंधित है यशोधरा। तो यशोधरा क्या हो जाएगा? यशोधरा ये 1933 से संबंधित है यशोधरा। यह यशोधरा एक चंपू काव्य है। द्वापर 1936 ईस्वी में लिखा गया था। और सिद्धराज 1935 ईस्वी में। नहुप करके यहाँ से पूछ लेता है कि नहुप किसकी रचना है? तो नहुप आप जानिए कि ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है। नहुप 1940 ईस्वी में किसकी रचना है? कि ये मैथिली शरणगुप्त का है। मैथिली शरणगुप्त की रचना है, ठीक है ना। और कुणाल
कुणाल गीत ये 1942 से संबंधित है। कुणाल गीत किससे संबंधित है? तो कुणाल गीत 1942 से संबंधित है। और पृथ्वी पुत्र 1950 से संबंधित है। पृथ्वी पुत्र किससे संबंधित है? तो वो पृथ्वी पुत्र 1950 ईस्वी से संबंधित है। प्रदक्षिणा ये 1950 से संबंधित है। और जय भारत 1952 से संबंधित है। विष्णुप्रिया 1957 से, अर्जुन और विदर्शन 1957 से, ये मुस्लिम संस्कृत की झांकी से संबंधित है। और प्रसिद्ध आंवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। और ये अशोधरा में, ये उनकी एक अशोधरा रचना है, उनमें देखने को मिलता है। तो आंवला जीवन है तुम्हारी, आंवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, ये अशोधरा से संबंधित है। मेरे चपल यौवन बाल आंचल में पड़ा, मेरा चपल यौवन बाल आंचल में पड़ा, ये मैथिली शरण गुप्त का पंक्ति है। तो मेरे चपल यौवन बाल आंचल में पड़ा, सोच मचल कर मत साल, तो ये भारत भारती की ये पंक्ति है। और मेरे चपल यौवन, ये तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हो जाएगा। मैं चप्पल आएगा ना, तो मेरा चप्पल तो मैथिली शरण गुप्त से मार दीजिएगा। और अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार कह रहा है ना, तो अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयद्रथ वध से संबंधित है। यह अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, जयद्रथ वध से संबंधित है। ये अधिकार खोकर बैठे जयद्रथ वध की यह पंक्ति है और मैथिली शरण गुप्त है। मेरा चप्पल तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, भारत भारती से संबंधित है। और आंवला जीवन है तुम्हारी आंचल में दूध और आंखों में पानी, यह अशोधरा से संबंधित है। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदू हमारी राष्ट्रीय भाषा और लिपि है नगरी। और है भाग्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदू हमारी राष्ट्रीय भाषा और लिपि है नागरी, ये इसी संबंधित हो जाएगा। ये उन्हीं का पंक्ति है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच दांडित का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुकून मौन है, सोचता है अन्य यह सुकून कौन है, ये सकेत से संबंधित है। और देख कर सहसा हुआ सुख मौन है और सोचता है अन्य ये सुख कौन है, सकेत से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये राम का क्या हो जाएगा? राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं संदेश में एक सेकेंड कह रहा है कि संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, और इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये क्या हो जाएगा? ये कह रहा है ना कि ये संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? वे धर्म के विशिष्ट द्वैतवादी विचारों से गांधीवादी और साहित्य से अभिदावादी, और उनकी कृति पुरानी कृति ऊपर पर रंग नया है, जो कुछ नया है उसका आधार पुराना है। ये बच्चन सिंह का कथन है। वे धर्म के विशिष्ट और द्वैतवादी विचारों से गांधीवादी और साहित्य का अभिदावादी
अर्थात उनकी वृत्ति पुरानी किंतु उस पर रंग नया है, और जो कुछ भी नया है उसका आधार पुराना है। बच्चन सिंह का ये कथन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है यशोधरा। देखिए ये सकेत, जो सकेत ये क्या होता है, सकेत ये पाली भाषा का शब्द है। सकेत किस भाषा का शब्द है, तो पाली भाषा, जिसका अर्थ होता है यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को अपने साहित्य सकेत में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। सकेत के 9वें और 10वें स्वर्गों में उर्मिला का वियोग वर्ण हम लोग को देखने को मिलता है। सकेत के 9वें 10वें उर्मिला के वियोग वर्ण है। सकेत का 9वां स्वर्ग सर्वाधिक मार्मिक है, यहाँ पर सर्वाधिक मार्मिक है ये सकेत का 9वां स्वर्ग। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है, और कह रहा है कि गुप्ता जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कला अनुसरण और की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रतिष्ठाओं को ग्रहण करते चलने की शक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कथन है। गुप्ता जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कला अनुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि सकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले श्री छोटे लाल वागसपति 1911 में माने जाते हैं, और ये डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना। कह रहा है कि भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की पीछे पताका सिद्ध हुई थी, और कह रहा है कि भारती की राष्ट्रीय भावना में हिंदी जग में एक नई हलचल मचा दी। टागर ये नरेंद्र का कथन है। तो भारतीय हिंदी जगत में ये एक नई हलचल मचा दी, ये टागर नरेंद्र से संबंधित है। कह रहा है कि सकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक काव्य है। ये क्या हो जाएगा, ये मैथिली शरण गुप्त का, ये देखिए ये काव्य है। तो नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। सकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक युग का प्रवर्तक महाकाव्य है, नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। और कह रहा है कि यदि अपनी 9 संतानों को अपने हाथ में मिट्टी को लौटा देना और पिता का दुख दे, तो गुप्त जी इस समुद्र को तैयार आए। तो महादेवी वर्मा से संबंधित गुप्ता जी की रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा और मनुष्यता, विश्व प्रेम, किसानों और श्रद्धा जीविकों के प्रति प्रेम और समान सबकी झलक हम पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्र की युग के बीच स्फूर्ति, नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह हमें हिंदू में सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में ही मिलते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी से संबंधित है। कह रहा है कि गुप्ता जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवादी की प्रधानता है। बाबू गुलाब राय से संबंधित है। कह रहा है कि उन्होंने गुप्ता जी ने वर्तमान दुर्व्यवस्था पर क्षोभ प्रकट किया और उनके निमृति स्वदेश प्रेम के गीत गाए, जिसे देवार्चन और स्वतंत्रता प्रेम की राष्ट्रवादी भावनाएं अर्थात अहिंसक क्रांति की विचारधारा प्रकट हुई। डॉक्टर ये कलाकांत पाठक ये पंक्ति है। श्याम सुंदर दास की पंक्ति देखेंगे। कह रहा है कि बाबू मैथिली शरण गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि। तो खड़ी बोली के बारे में ये बोलते हैं, श्याम खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं श्याम सुंदर दास। सुंदर बात बोलते हैं कि ये क्या खड़ी बोली के प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि है, सुंदर बात बोलते हैं श्याम सुंदर दास।
कवि कवि गुप्ता जी खड़ी बोली के प्रकृति का पूर्ण ज्ञान है और दूसरे द्विवेदी जी के चरणों में दीक्षा लेकर व्याकरण की पुष्टि करना संभव नहीं था, अतः उनकी भाषा स्वतंत्र व्याकरण सम्मत है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं गुप्ता जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती है। प्रथमावस्था और भाषा की सफाई की है, जिनमें से खड़ी बोली के पथों की मसृणबद्ध रचना हमारे सामने आई है, रामचंद्र शुक्ल के संबंधित है। सकेत पश्चिम योग की देन आवश्यक है, पर साथ ही उनमें आधुनिक युग की न्यूनतम भावनाएं भी स्थान पर मुखरित हो उठती है। ये गोविंद राम शर्मा की पंक्ति है। राम नरेश त्रिपाठी का कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे। इनका जन्म 1889 को कोहरीपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी बालकृष्ण बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। याद रखिएगा कि बाल साहित्य के जनक राम नरेश त्रिपाठी हैं। और राम नरेश त्रिपाठी ने बच्चों के लिए बानर पत्रिका निकाली थी। ये बानर पत्रिका किसका है? बानर पत्रिका तो राम नरेश त्रिपाठी ने बच्चों के लिए निकाले थे। रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि राम नरेश त्रिपाठी को माना जाता है। देखिए ये यहाँ पर देखिए कह रहा है ना, रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि राम नरेश त्रिपाठी को माना जाता है। राम नरेश त्रिपाठी ने शशि पत्रिका में प्रभावित होकर खड़ी बोली की रचना की है। तो राम नरेश त्रिपाठी ने सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली की रचना की है। और मानसी इनका फुटकर कविताओं का संग्रह मानसी, ये क्या हो जाएगा? ये मानसी इनका फुटकर कविताओं का संग्रह है। मिलन पथिक और स्वप्न का प्रेमाख्यान खंड का भी है। और उसके बाद से कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी जी की गांव-गांव जाकर अनेक लोकगीत का संग्रह किया और इन लोकगीतों का संग्रह कविता कौमुदी के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। प्रेमचंद्र की पत्नी शिवा रानी देवी का कहानी संग्रह कौमुदी 1934 में है। प्रेमचंद्र की पत्नी शिवा रानी के कहानी संग्रह ये कौमुदी 1934 ईस्वी में है। मिलन पथिक और मानसी स्वप्न इनकी रचना है। वीरांगना ये सब मैथिली शरण गुप्त का है। मिलन पथिक मानसी स्वप्न ये क्या हो जाएगा कि काव्य है। और उसके बाद से वीरांगना बीरबाला और लक्ष्मी। और यहाँ पर नाटक हो जाएगा पैसा परमेश्वर और सुभद्रा और जयंती। यहाँ पर अयोध्या सिंह को हम लोग बाद में देखेंगे। अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे पार्ट में अयोध्या सिंह को हम लोग देखने वाले हैं।